नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत संगठनात्मक प्रतिमान क्या है। संगठनात्मक प्रतिमान वास्तव में विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है। हम सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा हमें विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में दी जाती है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सभी के सभी आते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के वास्तविक केंद्र होते हैं, महाविद्यालय तो इससे संबंधित होते हैं। तो यदि हम विश्वविद्यालयों के प्रकार की बात करें तो विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला आधार देखें तो स्थापना के आधार पर या बाय द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो इसमें 4 प्रकार के विश्वविद्यालय आते हैं। जैसे पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये क्या होते हैं कि इनके नियम कानून सब केंद्र सरकार बनाते हैं, ये सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सरकार को संसद से एक बिल पास कराना होता है और जिस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होती है उससे परमिशन लेनी होती है। इसके फंड की व्यवस्था, इसके नियम कानून सभी कुछ केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। वर्तमान में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 51 HRD के अंतर्गत या जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक आपका है BHU, एक AMU और एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रकार है राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें नियम कानून और इसके फंड की व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं। केवल और UGC केवल इन संस्थानों को मान्यता देता है और थोड़ी बहुत फंड की भी व्यवस्था करता है। देश में इस समय कुल 459 राज्य विश्वविद्यालय हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तीसरा प्रकार है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जिसको मानद विश्वविद्यालय कहते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में संपूर्ण विश्वविद्यालय होते हैं। ये अपने नियम कानून स्वयं बनाते हैं तथा केवल UGC से परमिशन लेते हैं कि हमको कौन कौन से कोर्स चलाने हैं। UGC उनको परमिट कर देती है तो वे अपने कोर्स चला सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका मैनेजमेंट, इनके एग्जामिनेशन सिस्टम सब कुछ इनके अपने रहते हैं और थोड़े बहुत फंड की व्यवस्था UGC और राज्य सरकारें इनको करती है। चौथा प्रकार है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा कि नाम से ही आपको पता होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है नियम कानून तो UGC के रहते हैं, लेकिन जो फंड वगैरह की व्यवस्था रहती है वो प्राइवेटली व्यक्ति को या संस्था को स्वयं से करनी रहती है। तो इसलिए इनकी फीस वगैरह ज्यादा रहती है। ये केवल UGC, NCT और AICTE से परमिशन लेते हैं कि हमको ये विश्वविद्यालय चलाना है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापना के आधार पे हैं। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानद विश्वविद्यालय और चौथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखें तो संगठन के आधार पे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से जो है विश्वविद्यालय आते हैं। अब इसमें देखें तो पहला है आवासीय विश्वविद्यालय या रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। जब पूरी की पूरी जो है व्यवस्था एक ही जगह हो, लिखने पढ़ने की, टीचिंग लर्निंग और रहने की, जब व्यवस्था एक ही जगह होती है, एक ही रेजिडेंस में होती है, तो इसको रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ढेर सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था एक रेजिडेंस में की जाती है। इसमें 2 प्रकार के जो है विश्वविद्यालय आते हैं, इनका क्लासिफिकेशन फिर से किया गया है। तो पहला है एकात्मक या यूनिटरी यूनिवर्सिटी। जब पूरी व्यवस्था जो है एक ही परिधि के अंतर्गत आती हो, एक सर्किल के अंतर्गत, एक बाउंड्री में आती है, तो ये जो है आपके यूनिटरी यूनिवर्सिटी कहलाते हैं, जैसे BHU वगैरह है। तो ये एक बाउंड्री के अंतर्गत है। दूसरा है फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया कि जब आसपास के कॉलेज उसके साथ मिल जाते हैं तो ये फेडरल यूनिवर्सिटी का निर्माण करते हैं। जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसमें यूनिवर्सिटी तो अपनी रहती है, उसके आसपास के कॉलेज भी उससे जुड़े रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और एक होते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब है कि विभाग का जो है विस्तृत रूप की विश्वविद्यालय में विभाग छोटा पड़ रहा है, इसको इसलिए बढ़ा दिया गया है। तो आपका महाविद्यालय घटक महाविद्यालय या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के रूप में आता है। और इसी तरीके से ईसीसी ऑटोनॉमस कॉलेज के अंतर्गत आता है, जिसमें इनके स्वयं नियम कानून होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जो नियम कानून होते हैं वो यूनिवर्सिटी बना के देती है, लेकिन जो स्वायत्त महाविद्यालय या ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं इनके खुद के नियम कानून होते हैं, खुद अपना पेपर बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं। केवल डिग्री जो है ये यूनिवर्सिटी से लेते हैं, बाकी सारे के सारे काम ये स्वयं करते हैं। दूसरा प्रकार है संबद्धक महाविद्यालय या एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो केवल और केवल महाविद्यालयों को संबंधित करने का, एफिलिएशन का काम करती हैं, संबद्धक जो है संबद्धक करती हैं, वो सारी की सारी जो है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, आजमगढ़ में भी एक यूनिवर्सिटी खुली है, राजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, वो हो गई। और इसी तरीके से आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ इलाहाबाद की, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है रेजिडेंशियल कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करती हैं, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है रेजिडेंशियल कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। तो आजकल विश्वविद्यालय जो है केवल मान्यता देने या संबंधक करने का काम नहीं करते, बल्कि आजकल टीचिंग लर्निंग की भी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल कम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगी। तो ये तीन प्रकार हैं आपके यूनिवर्सिटी के, जो संगठन के आधार पे है, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। और तीसरा प्रकार है शिक्षा प्रक्रिया के आधार पे या एजुकेशनल प्रोसेस के आधार पे। तो ये दो टाइप की होती है, जैसे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, परंपरागत विश्वविद्यालय, और मुक्त विश्वविद्यालय, दो प्रकार के हैं इसमें। तो पहला जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें नाम से ही जैसे लग रहा है परंपरागत रूप से चली आ रही है। इनमें डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मुख्यतः जो है 3-4 डिपार्टमेंट रहते हैं, फैकल्टी रहती हैं, साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और आपका लॉ फैकल्टी। इस टाइप के जो है डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कि व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में कभी भी चाहे तो अपना जो है समय स्थान से बंधे नहीं रहते, ये जब भी चाहे व्यक्ति एडमिशन ले सकता है, जब चाहे एग्जाम दे सकता है अपनी सुविधानुसार। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय इस समय भारत में कुल 13 हैं, जो एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको इग्नू बोला जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और 12 आपके स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न या जो है यूनिवर्सिटी के प्रकार है। अब दूसरा टॉपिक देखें तो ये समान पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में क्या है। तो समान पाठ्यक्रम वास्तव में सभी विद्यार्थियों के लिए, एक स्तर के विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की बात करता है। वास्तव में पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत या जिसको लेके व्यक्ति टीचिंग लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसके कुछ अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित जो है सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर इनके निर्माण किया जाता है। इनके निर्माण के आधार पर छात्र अपनी जो है सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है, इसमें कई कमियां हैं। जैसे एक एक करके हम देखें तो वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित दृष्टिकोण से निर्मित किया गया है, तो इसका जो है अप्रोच बहुत नैरोअर है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का वास्तविक विकास नहीं हो पाता। इसमें वर्तमान पाठ्यक्रम में पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान का बहुत ज्यादा जो है जोर है, प्रैक्टिकल नॉलेजेस की, व्यवहारिक ज्ञान की बहुत कमी है। नेक्स्ट देखें तो इसमें महत्वपूर्ण एवं अधिगम सामग्री का अभाव रहता है। पाठ्यक्रम अनावश्यक तथ्यों सूक्ष्म विवरणों से लाद दिया गया है और स्मृति पर बहुत भारी पड़ता है। तो जो रटने की जो प्रक्रिया है, जो रोट मेमोरी जिसको कहते हैं,
वो जो है वर्तमान पाठ्यक्रम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर देखें तो इसमें क्रियात्मक एवं व्यवहारिक कार्यों के लिए अपर्याप्त स्थान है कि एक्टिविटी बेस्ड जो है करिकुलम या पाठ्यक्रम आपका नहीं है, जिससे जो है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता। इसमें बालक की आवश्यकता एवं क्षमताओं को ध्यान नहीं रखा गया है। तो बालक की जो भी आवश्यकता है, जो भी रुचि है, जो भी क्षमता है उसको ध्यान नहीं रखा गया है। ये व्यक्तिगत जो है विभिन्नता की उपेक्षा करता है कि हर बालक अपना अलग अलग है, सभी बालक की अपनी क्षमताएं हैं, तो उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम नहीं है, सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में परीक्षाओं का सर्वाधिक महत्व है। तो जो इस समय का पाठ्यक्रम है इसमें केवल और केवल परीक्षा पर फोकस किया गया है, केवल परीक्षा पास कराने की बात की गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है देश में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक विषय आवश्यक है। वर्तमान पाठ्यक्रम इन विषयों का समावेश नहीं करता। तो अब हमारे यहाँ देख लीजिए तो डिफरेंट टाइप्स के पाठ्यक्रम है। यदि आप व्यावसायिक कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वही कर पाएंगे। अगर ट्रेडिशनल कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें जो है कोई व्यावसायिक विषय सम्मिलित नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे पाठ्यक्रम की। तो उपरोक्त कमियों को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब छात्रों का जो है प्रवेश सीमित हो, क्योंकि एक एक छात्र पर ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन छात्रों की इतनी बड़ी संख्या है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्वीकार करना संभव नहीं है। इसलिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की बात की गई है कि एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। एक समान पाठ्यक्रम क्या है कि सभी विद्यार्थी हेतु एक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक समान पाठ्यक्रम हो, कि जो सिलेबस या करिकुलम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा है वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी में चले, वहीं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में चले, वहीं बीएचयू में चले। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात की गई है जो एक समान रूप से सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो यही इसी को लागू करने की बात की गई है। अच्छा, अब ये पाठ्यक्रम अगर लागू हो जाए एक समान पाठ्यक्रम, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे उसको देखें। तो कौन कौन सी कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हायर लेवल की, उसको बनाए रखा जा सकता है एक समान पाठ्यक्रम। भाई जो स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जो बीएचयू के बच्चे हैं या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जब एक प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो एक प्रकार का उनमें मेंटल डेवलपमेंट होगा, एक प्रकार का ज्ञान मिलेगा, तो वो एक समान रूप से आगे बढ़ेंगे। फिर है सभी विश्वविद्यालयों में समतुल्यता लाई जा सकती है। जो इक्विवेलेंस की बात है कि सभी विश्वविद्यालय अलग अलग हैं, अब अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग जो है रैंकिंग रहती है, तो उसमें जो है एक समतुल्यता या इक्विवेलेंस लाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के छात्रों में अध्यापकों के बीच गतिशीलता बढ़ाई जा सकती है, मोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है कि यहाँ के छात्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो जाके बीएचयू पढ़ सकते हैं या बीएचयू के छात्र यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो अगर एक समान पाठ्यक्रम है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा कार्यक्रम में प्रश्न पत्रों में समानता लाई जा सकती है। तो अगर एक समान पाठ्यक्रम है तो एक समान रूप से जो परीक्षा के कार्यक्रम है या जो है क्वेश्चन पेपर है सभी को एक समान रूप से वितरित किए जा सकते हैं, एक समान रूप से बनाए जा सकते हैं। फिर है उच्च शिक्षा में अंदर विद्यार्थियों को स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को हल किया जा सकता है। जो तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर, मान लीजिए बच्चा जो है आज यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है और वहां पढ़ना चाहता है, तो ट्रांसफर की बड़ी समस्या रहती है। पता चला बीए सेकंड ईयर में, तो अगर उसको जो है जाके बीए सेकंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर एक समान पाठ्यक्रम रहेगा तो ट्रांसफर संबंधी जो है स्थानांतरण संबंधी उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। फिर न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो मिनिमम लर्निंग ऑफ लेवल जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद छात्रों में कितना ज्ञान होना चाहिए, इसकी प्राप्ति की जा सकती है। फिर है विभिन्न विश्वविद्यालयों के सत्रों को नियमित करना आसान होगा। तो हर जगह का जो है आप देखेंगे कहीं न कहीं ऊपर नीचे रहता है जो सेशन होता है। कहीं जो है मार्च में एडमिशन हो जाता है, तो कहीं जो है जुलाई में होता है, कभी जो है अप्रैल में एग्जाम हो रहा है। सबके अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अगर एक समान पाठ्यक्रम है तो एक समान समय पे एडमिशन होगा, एक समान समय पे कक्षाएं चलेंगी और एक समान समय पे एग्जाम होंगे और एक समान समय पे रिजल्ट आएंगे और बच्चों को डिग्री दी जाएगी। तो सबके सत्र जो है नियमित हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो समान पाठ्यक्रम से संबंधित है। अब आगे हम देखेंगे कि अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम क्या होता है। धन्यवाद।